नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, वो टॉपिक हम लोगों का मार्केट है। मार्केट कहते किसे? सबसे पहला पॉइंट यही आता है, मार्केट में क्या काम होता है। दूसरा पॉइंट, मार्केट को हम किस आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तो इन सभी मूल्यों को जब हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि मार्केट के आयाम, डायमेंशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक पे इन्हीं पर डिस्कशन करेंगे और इन्हीं को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग बाजार की या मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर समझिएगा, जब भी हम बाजार या मार्केट की बात करेंगे बाजार या मार्केट इसकी हम लोग जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आखिर मार्केट कहते किसे है? ऐसा स्थान जहां पर वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री होती है। ऐसा स्थान जहां पर वस्तु एवं सेवा की खरीद एवं बिक्री होती है, उसे बाजार कहते हैं। क्लियर? जहां पर भी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम मार्केट की श्रेणी में रखते हैं। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि कैसी वस्तु, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सा समझना, एकदम देसी भाषा में आप लोग समझो इसे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ तो बुक में है ही है, आसान भाषा में समझे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक चेयर लेने गए या कुर्सी लेने गए, ठीक? तो हम जिस जगह से चेयर, कुर्सी, टेबल, डिजिटल बोर्ड, मार्कर, पेन, पेंसिल, कपड़े लेते हैं, वो सभी क्या है? वो सभी वस्तुएं हैं। अब समझो इसे, मान ले ये कोई स्थान है, ये क्या है? एक्स स्थान है। इस एक्स स्थान में यहां कपड़े की दुकान है, यहां पर क्या है? लकड़ी के सामान की दुकान है, यहां पर किराने की दुकान है, यहां पर बर्तन की दुकान है, इस जगह पर अगर हम लोग देखें मेकअप की दुकान है, ठीक? इस जगह पर आपके मॉल है, ठीक? जहां पर कपड़े, लत्ते, साबुन, निरमा सब कुछ आप लोगों को एक जगह मिलता है। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? जहां पर समस्त वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही। दूसरा, यहीं पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा आप लोगों को मिल जाए, ट्रांसपोर्ट
की ट्रांसपोर्ट क्या है, एक प्रकार की सेवा है, सेवा है। और ये सभी क्या हो जाएंगी, वस्तुएं हैं, वस्तुएं हैं। तो जहां पर भी आप लोगों को कहीं पर भी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जा रही, अर्थात कपड़े की दुकान वाला ऐसा तो नहीं करेगा ना आप लोगों को देख के कि नहीं 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 भाई कपड़ा तो नहीं बेचूंगा, आपको देख लिया बस बहुत है, आप मेरी दुकान पे आए, मेरे धन्य भाग हैं, मैं कपड़ा आप लोगों को नहीं दूंगा, ये तो नहीं करता ना। इसका मतलब है कि वो कपड़ा बेचने के लिए बैठा है। किराने वाला, दुकान वाला, वो आप लोगों से ये नहीं मना करेगा कि नहीं भैया हम दाल नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, साबुन नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, निरमा नहीं देंगे, ऐसी बातें तो नहीं करता है ना वो। इसका मतलब क्या है कि वो उसको बेचने के लिए बैठा है, वहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है कि जब बेचेगा तभी तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। अर्थात मार्केट में वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई कपड़े वाला भी तो जो यहाँ पर शॉप बना के रखा है अपनी इस मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं से वस्तुएं खरीदता है, वस्तु खरीदता है और फिर ये इन वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को बेचता है। तो मार्केट का मतलब क्या है, वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री, वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री, बिक्री। ठीक, अगर हम इसी को देखें तो यहां पर क्या होगा, वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री। एक तो आप लोगों को क्या होता है, फुटकर व्यापारी मिल जाएगा और इसी में एक थोक व्यापारी मिलता है। दो तरह से वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री होती है। अगर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करेंगे तो एक तो थोक व्यापारी के माध्यम से होता है और दूसरा किसके माध्यम से होता है, फुटकर व्यापारी के माध्यम से, लेकिन ये दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, दोनों ही खरीद और बिक्री का काम करते हैं। दोनों ही खरीद एवं बिक्री का कार्य करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, मार्केट के अंग कहलाएंगे, ये मार्केट के अंग कहलाएंगे, है ना, बाजार के भाग कहलाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये बाजार के अंग कहलाएंगे, अंग। अब यहीं पर भाई सेवा की बात कर ली जाए तो नॉर्मल सी आप लोग ऑटो, बस, रिक्शा ये सब करते हो, ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है। अगर हम इसकी बात करें सेवा, सेवा का मतलब क्या है, ऑटो वाला भी आपको सेवा दे रहा है, बस वाला भी आपको सेवा दे रहा है, रिक्शे वाला भी दे रहा है, ठीक है, दूरसंचार कंपनियां भी सेवा दे रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर, ये सभी क्या है, सर्विस ही तो दे रहे हैं आपको। अब आप ये समझो कि जैसे कि मैं आपको रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं,
आप लोगों की सेवा ही तो की जा रही है, आप लोगों को सर्विस ही तो दी जा रही है। अब अगर मैं वही चीज, अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं आपको खराब पढ़ाऊं तो क्या आप मुझसे पढ़ोगे? अर्थात अगर मेरी सेवा आपको खराब लगी तो आप दोबारा मेरी क्लास नहीं ज्वाइन करोगे, है ना। और अगर मेरी सेवा अच्छी लगी तो आप ज्वाइन करोगे। तो नॉर्मल सी बात है कि ये सभी क्या है, सेवा ही देते हैं, ठीक। तो वस्तु क्या हो गई, सेवा क्या हो गई। जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, जो समझ में ना आ रहा होगा, तो मेरे हिसाब से अब वस्तु और सेवा में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट करते हैं कि जब हम बाजार की बात कर रहे होते हैं तो बाजार में हम लोग कहते हैं वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुएं एवं सेवा खरीदी एवं बेची जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये कहें कि सिविल लाइंस हर जगह का एक मार्केट होता है, चाहे वो किसी भी जिले की बात कर ले, चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, चाहे नोएडा की बात कर लो, चाहे मेरठ की बात कर लो, चाहे लुधियाना की बात, हर जगह सिविल लाइंस पाया जाता है, ठीक। तो सिविल लाइंस और चौक दो चीजें बड़ी कॉमन है जो हर जगह ही पाई जाएगी। सिविल लाइंस इसलिए बनाया गया था कि पहले जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहते थे, जो अंग्रेज अधिकारी रहते थे, वो साफ सुथरी जगह पे रहते थे। और चौक का मतलब होता है जहां पर लेबर, मजदूर या छोटे लेवल के लोग निवास करते थे, तथा जहां पर चीजें बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता था। वो तब भी था और आज भी है। हर जगह के चौक पे चले जाओगे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं के भी चौक पे जाओ, ठीक। तो पूरे हर जिले में एक चौक मिलेगा, एक सिविल लाइन मिलेगा, ये कॉमन सा फैक्ट है, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार के प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था में बाजार के प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की बाजार होती हैं, इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा आप लोगों को प्रेशर नहीं आएगा। तो नंबर 1 वस्तु बाजार, वस्तु बाजार। कम्युनिटी मार्केट, ठीक। अगर हम कम्युनिटी मार्केट की बात करें यहां पर, तो समझने वाली बात ये हो जाएगी आप लोगों को कि नॉर्मल सी कहानी क्या होगी। कम्युनिटी की मतलब क्या है कि आप जिस बाजार के हिस्से हैं उस बाजार में अगर हम लोग देखें तो कम्युनिटी मार्केट, मैं दोनों लैंग्वेज लिख नहीं सकता हूं लेकिन बोल रहा हूं तो आप लोग लिखते चलिए। जहां पर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री होती है, वस्तु बाजार जहां पर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री होती है, उसे हम वस्तु बाजार कहते हैं। बाजार कहते हैं। उदाहरण जैसे हम घर के लिए बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं घरेलू वस्तुएं जो घर के
उपयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम जिस बाजार से खरीदते हैं उसे वस्तु बाजार कहते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु बाजार कहते हैं। क्लियर हो रहा? पॉइंट आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ के रखना। जहां पर हम घर की आवश्यक वस्तु है, जैसे फ्रिज लेने चले गए आप लोग, जैसे रेफ्रिजरेटर लेने चले गए, आपको कुर्सी की जरूरत है, कुर्सी लेने चले गए, टेबल लेने चले गए, इन सब को जहां से आप उठाते हो वो सब क्या है? कपड़े की जरूरत हुई, कपड़े लेने चले गए, बर्तन की जरूरत हुई, बर्तन लेने चले गए, पत्तल की जरूरत है, पत्तल लेने चले गए, प्लास्टिक वाले घर आप लोगों को यदि कहा जाए कि प्लास्टिक वाले गिलास हैं उनको लेने चले गए, प्लास्टिक की कटोरियां लेने चले गए, तो ये सब क्या है? ये वस्तु मार्केट में आपको मिलने वाली चीजें। तो वो एक हमारे जो इंडिया में बात की जा रही है, तो एक मार्केट जो है हमारी कम्युनिटी मार्केट है। कौन सी कम्युनिटी मार्केट है? जहां पर आप लोगों की जो नॉर्मल सारी चीजें, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सारी आपको यहां पर प्राप्त हो रही है। क्लियर हुआ कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तु हैं वो कम्युनिटी मार्केट में मिलती है। क्लियर? इस पॉइंट से तो मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से आप लोग कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलें और दूसरी मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट मार्केट की बात करें, कैपिटल मार्केट। ये पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, ठीक है, कैपिटल मार्केट की बात करें, जहां पर बचत पूंजी की खरीद बिक्री होती है, जहां पर बचत पूंजी की खरीद बिक्री होती है, जहां पर बचत पूंजी की खरीद बिक्री होती है, उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। ठीक, अर्थात अगर यहीं पर बचत पूंजी की बात की मैंने, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, अर्थात जहां पर दीर्घकालीन मैं भी इसे समझाऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। दीर्घकालीन के लिए लेन देन, दीर्घकालीन समय के लिए लेन देन होता हो। ठीक, ये शॉर्ट टर्म ना होकर लॉन्ग टाइम है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूंजी बाजार में बचत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेविंग की बात कर रहे हैं। जब हम सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग शॉर्ट टाइम तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। सेविंग क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम। अब कैसे? देखो, मान लो कि ये राम है, ये राम है, राम
सारे खर्च अपने अपने घर के सारे खर्च करने के बाद वह 2000 रुपये बचाता है। ठीक, आप समझो ये राम की क्या हो गई, बचत हो गई। तो राम इन 2000 रुपए को क्या करेगा, बचत को कैसे वो अपने खर्च करे, भाई वो क्या करा लेगा, जीवन बीमा। अब जीवन बीमा अगर है आपका तो एक दिन का तो है नहीं, नामे से समझ में आ रहा है, जीवन और बीमा मतलब जीवन के लंबे अंतराल, अर्थात ये क्या हो जाएगा, दीर्घ काल के लिए होता है, दीर्घ काल के लिए। तो आप इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लंबे समय तक पैसा जमा करो, है ना। अब देखो दूसरा एसआईपी आजकल मार्केट ट्रेंड में है कि मार्केट में अगर आप लोग एसआईपी कराते हो तो उसका बेनिफिट अलग मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस। तो किसी ने यहां पर राम एसआईपी में इन्वेस्ट कर देगा तो 2 दिन के लिए तो करेगा नहीं, कम से कम नहीं 5 साल से 10 साल, 10 साल से नहीं 20 वर्ष, 20 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा यहां पर। तो ये भी क्या हो गया, 10 से लेकर 5 से लेकर 20 वर्ष तक, अर्थात दीर्घकालिक है, एक दिन के लिए नहीं है, दीर्घकालिक है। ठीक, इसने एफडी बनवा ली, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। मान लीजिए कि हर महीने वो 2000 रुपए फिक्स डिपॉजिट करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, 6 से 7 वर्षों के लिए होगा, तो जो बचत की पूंजी है वो क्या हो जाती है, दीर्घ काल के लिए इन्वेस्ट होती है। क्या होगी, दीर्घ काल के लिए वो बचत पूंजी को जमा करेगा, कहीं खर्च करेगा या इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा तो वो दीर्घ काल के लिए होती है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घ काल के लिए होगा। ये भी इसको फायदा जो मिलेगा वो लंबे समय बाद ही मिलेगा, आज लगाया कल तो नहीं मिलेगा, ऐसे तो होगा ना, शेयर मार्केट तो है नहीं। तो यहां पर अगर आप लोग एक छोटे से सिनेरियो में देखेंगे तो इसका बेनिफिट, इसका फायदा, जो पूंजी बाजार में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसका फायदा एक लंबे समय के बाद ही प्राप्त होता है। अर्थात ये सेविंग आप लोग इसलिए करते हो क्योंकि आपके बुरे समय में वो काम आ जाए। जैसे लोकल स्तर पे काम बात करें तो लोकल स्तर पर हम बात करें तो बीसी टाइप का कुछ चलता है, बीसी कम्युनिटी। अगर यहां पर देखें तो ये लोग आपस में मिलकर कुछ इस तरह का सिस्टम सेट कर देते हैं कि पैसा यहां पर सभी लोग जमा करते रहेंगे, जो लास्ट में उठाएगा उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बीसी टाइप का कुछ लोकल सिस्टम होता है। ठीक, फिर आप लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में, ये भी क्या होगा, दीर्घकाल के लिए, तो अगर राम 2000 रुपए में से 1000 जीवन बीमा में जमा करता है, 100 रुपए की एसआईपी करता है, 100 रुपए एफडी में डालता है और 100 रुपए यहाँ डालता है, 100 रुपए यहाँ डालता है, तो लगभग उसका पैसा कितना खर्च हो जा रहा है बचत में, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और 1000 इधर। ठीक, तो इस तरह से वो दीर्घ काल के लिए बचत हो रही है, एक दिन के लिए बचत नहीं की जा रही है। मतलब कोई भी बचत कोई भी व्यक्ति करता है तो वो उस बचत में ये सोच के करता है कि साहब ये लंबे समय तक करूंगा तो मेरी आने वाले संतानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, यही सोच के करते हैं ना। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो यही सोच के काम करता है कि भाई एक लंबे समय तक कर दूं जिससे 10 साल 15 साल बाद मैं इस पैसे को निकाल के कोई बड़ा काम कर सकूं।
या 8 साल के लिए मैं जमा कर दूं, मैं लगातार जमा करता हूं कोई पॉलिसी लेके, तो मैं उससे फिर 8 साल बाद एक बड़ा काम कर सकूं, चाहे घर खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, अपनी बचत के दम पे वो कुछ काम। तो ये सारा जो बचत वाला पैसा होता है, जो यहाँ पर हम लोग पूंजी बाजार की बात करते हैं, तो ये दीर्घ, जहां पर दीर्घ समय के लिए लेन देन होता है। अर्थात यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा, एक लंबे समय के लिए लेन देन की प्रक्रिया होती है। शॉर्ट टाइम नहीं होती है कि आज आपने लगाया और कल इसका बेनिफिट मिल गया या नहीं मिला तो मैंने विड्रॉ मान लिया। तो ये क्या होगा, बचत का जो भी पैसा होगा, जो भी पूंजी बाजार में आप लगाते हैं, तो वो दीर्घकाल के लिए होता है, ना कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए होता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को? किसी को यहां तक की चीजों में डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, साधन बाजार, नेक्स्ट पॉइंट। साधन बाजार, फैक्टर मार्केट, बाजार। मार्केट, फैक्टर मार्केट की बात यहां पर हम लोग करते हैं। श्रम की खरीद बिक्री होती है। यहां पर क्या होती है, श्रम की खरीद एवं बिक्री होती है। बिक्री होती है। अब इसे समझो, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अगर आप लोगों को याद होगा कि कोरोना के टाइम पे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लेबर वर्ग के लोग थे, स्किल्ड लेबर हो, नॉन स्किल्ड लेबर हो, उनको कहा था कि जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिन व्यक्तियों को काम की आवश्यकता है। क्या थी, रजिस्ट्रेशन करवाया था यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, बेरोजगार का ट्रेसन करवाया था। और ये रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ था उनका, इसमें क्या थे, स्किल्ड भी थे और नॉन स्किल्ड भी थे। मतलब हिंदी याद कर लेना, जब मुझे याद आएगी तो मैं इसका लिख दूंगा। स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों ही थे, दोनों ही वर्ग काम करते थे। जो दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा में जाके काम कर रहे थे तो स्किल्ड लेबर भी थे, नॉन स्किल्ड लेबर भी थे। ठीक, तकनीकी रूप से सक्षम और तकनीकी रूप से अक्षम में भी असक्षम लोग भी थे। ठीक, तो यहां पर इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया गया और गवर्नमेंट ने ये क्या किया, क्यों किया था, क्योंकि जब किसी भी कंपनी को जरूरत होगी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर की, तो गवर्नमेंट अपने यहां से उन लोगों को भेजेगी। तो वो क्या हो गया, वो साधन बाजार के माध्यम से। तो ये क्या है, एक साधन है कि हमने अपने यहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने कई लोगों का रिज्यूमे। अब जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कंसल्टेंसी की बात करें तो आप लोगों ने ये सुना होगा, कई बार सुना होगा कि भाई वहां पर रोजगार मिलता है, जॉब चले जाओ, वहां पर अपना रिज्यूम दे दो, कुछ पैसा लेते हैं कंसल्टेंसी वाले, वो पैसा आपसे लेंगे और जब आपकी जॉब लग जाएगी तब वो आपसे पैसा लेते हैं, 1 सैलरी 2 सैलरी समथिंग ऐसा। ठीक, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक कंसल्टेंसी है, उसके पास उसने कैटेगरी की है कि नहीं, रिसेप्शनिस्ट है हमारे पास कंटेंट राइटर हैं, हमारे पास स्किल्ड लेबर हैं, नॉन स्किल्ड लेबर हैं। तो इस तरह से वो कैटेगरी करके बहुत ढेर सारा बना लेती है और कंसल्टेंसी क्या करती है, अपना प्रमोशन करती है। और जैसे ही किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का उनके पास फोन जाता है, वो उनसे कहता है कि भाई मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या लेबर हैं? तो कंसल्टेंसी कहती है कि हाँ भाई मेरे पास लेबर हैं,
कि आपको कितने लेबर चाहिए। तो कंसल्टेंसी आप वहां से उस व्यक्ति को क्या प्रोवाइड करा रही है, लेबर। ठीक, तो नॉर्मल सी बात वहां पर क्या हो गया, लेबर उपलब्ध करा रही है और लेबर से वो कह रही है कि वो आपके बार्गेनिंग करेगी, नहीं भाई मेरा लेबर जो जाएगा वो इतना रुपए लेगा, जो आपने मानक तय करके दिया होगा उस मानक के आसपास वो सेट करेगी कि भाई नहीं 3,000 नहीं 5,000 लेगा, वो 1 घंटे का 10,000 लेगा, 12,000 लेगा, 20,000 लेगा, जिस हिसाब से कि महीने भर का उसे 10,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए, तो हम आपके यहाँ प्रोवाइड कराएंगे सर। अगर बात वहां पर क्लियर होती है तो कॉमन सी बात है, वो आपसे कुछ धन ले लेगा। जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी वो आपसे 4,000 5,000 6,000 जो भी वो लेते हो, वो अपने जो आपको जॉब लगवाने का काम किया एक ठेका लेके रखते हैं लोगों का, तो वो क्या है, साधन बाजार के भाग होते हैं। ठीक, तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि साधन बाजार में आप लोगों ने भी कई बार विभिन्न कंसल्टेंसी पे अपना रिज्यूम जमा किया होगा। जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में मैं एक चीज बताता हूं, वहां पर क्या है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक पूरा का पूरा बंच चलता है। आप देखते होंगे कि अपने इस एरिया में क्या हो रहा है मुखर्जी नगर में, कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइबर कैफे वाले आपसे नंबर ले लेते हैं पूरा चीज के और बताते हैं कि भैया हम आपको बताएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन हम आपसे 2,000 5,000 लेंगे, जब आपकी लग जाएगी तो हम आपसे ले लेंगे। क्या ठीक है भाई, मेरी लग जाएगी मैं दे दूंगा, ठीक, मेरे लिए व्यवस्था करो कि मुझे 2-4 ट्यूशन मिल जाए 4-4 हजार के। तो वो क्या करता है कि आपके नाम को कई जगह रिकमेंड कर देता है। ठीक, क्योंकि उनसे क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपके पास भी कई लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बात करने के लिए, भैया हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, कोई टीचर होगा, ठीक है भाई हमने आपका नंबर दिया, इनका नंबर दिया, बाद में आपने म्यूचुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको 4,000 चाहिए 5,000 चाहिए, जो बात हो गई भाई मुझे आपसे 2,000 रुपये चाहिए, अब आपकी लग गई, आप मुझे 2,000 रुपये दीजिए, जाइए पढ़ाइए। ठीक, तो वो आपको नंबर तब प्रोवाइड कराएगा जब आप उसको पैसा दे दोगे, पैसा दोगे वो आपको ट्यूशन की जगह पे भेज देगा, आप पैसा कमाइए, आराम से अपना काम करिए। तो ये क्या हो रहा है, गिव एंड टेक, एक मार्केट हो गई। जैसे अब छोटे छोटे शहरों में भी क्या है कि ऐप देखते होंगे कि कई जगह तो अब ऐप रनिंग में आ गए हैं, वहां पर क्या है, उस ऐप में आप लोग अपनी डिटेल भर दीजिए, वहां से फोन आएगा कि भैया ऐसा है आपके एरिया के आसपास एरिया में क्या है, जॉब निकली हुई है, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये लोग, ये काम है, आप करेंगे, तो वो आपसे कंसल्ट करेंगे। आपने कहा हाँ ठीक है मैं करूंगा, आपको 10,000 रुपया सैलरी में आई एम ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सब किसका है, साधन बाजार का फैक्टर, श्रम की खरीद एवं बिक्री हो रही है। यहां पर किसकी खरीद हो रही है, यहां पर श्रम की खरीद एवं बिक्री होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को कि श्रम की खरीद एवं बिक्री में क्या क्या चीजें, गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आज वर्तमान समय में आ गई हैं, वो भी। जैसे आजकल बड़ा अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया कि अभी मैं जब मुखर्जी नगर पे पढ़ा रहा था बीच में, तो ये चीज क्लियर हुई कि अब टीचर के भी कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। अब टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया जाता है। पहले क्या था कि जब हम लोगों का दौर था स्टार्टिंग का, तो उस समय कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है कि टीचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 5-6 कंपनियां 7 कंपनियां अलग अलग कंपनियां रहेंगी, वो किसी न किसी कंपनी से टाई अप करेंगी, वो एजुकेटर को हायर करके रखेंगी, और जब एजुकेटर की डिमांड होगी तो एजुकेटर को भेजा जाएगा, और एजुकेटर की सैलरी से ही वो कमीशन लगातार लेते हैं। तो यहां पर क्या है, ये किसका पार्ट हो गया, ये आपके फैक्टर मार्केट या साधन मार्केट या श्रम की यहां पर खरीद बिक्री का एक पार्ट बन गया है। तो आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विदेशी मुद्रा बाजार। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन करेंसी मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार, फॉरेन करेंसी मार्केट की हम लोग बात करते हैं। यहां पर विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री की जाती है। यहां पर विदेशी मुद्रा की खरीद एवं
की जाती है। जहां पर फॉरेन एक्सचेंज होता है वहां पर क्या हो रही है कि जब कोई विदेशी आपके घर में आता है, मान लीजिए कोई एक्स विदेशी आपके घर में आ रहा है, उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है, और जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकलेगा तो उसको जरूरत किसकी होगी, रुपए की। डॉलर तो चलेगा नहीं इंडिया में भैया, तो वो क्या करेगा, वो अपने डॉलर के बदले में एक्सचेंज करेगा मुद्रा। कौन सी, एक्सचेंज हाउस जो होंगे वहां पर वो खरीदेगा भारतीय रुपए, और जब भारतीय रुपए खरीदेगा तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री होगी वो क्या हो जाएगा, वो आपका विदेशी मुद्रा बाजार कहलाता है। जैसे कई बैंकें हैं वहां पर भी विदेशी एक्सचेंज होता है, वहां पर भी पैसे क्या होते हैं, डॉलर के बदले मुद्रा, यूरो के बदले मुद्रा, पाउंड के बदले आपको भारतीय करेंसी। तो ये क्या हो रही है, यहाँ पर खरीद जो बदल रहे हैं वो किसके माध्यम से, विदेशी मुद्रा बाजार के माध्यम से ये हो रहा है। भारत में कुछ इतने प्रकार की, अर्थात माना जाए तो वस्तु बाजार है, पूंजी बाजार है, आपकी साधन बाजार है और विदेशी मुद्रा बाजार है। अर्थात भारत में 4 तरह का बाजार पाया जाता है। अब यहां पर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। नॉर्मल गुड्स, गुड्स क्या है, गुड्स मतलब वस्तु, सामान्य वस्तु, ठीक। तो यहां पर साफ सीधी सी बात है, वस्तु या गुड्स क्या है, क्वेश्चन आया। पहले तो हमें गुड्स पता होना चाहिए, फिर नॉर्मल गुड्स में जाएंगे ना। तो सबसे पहला अर्थात अगर नॉर्मल गुड्स की बात यहां पर हम लोग जब करेंगे तो अभी मैं गुड्स भी बताऊंगा आप लोगों को, समझते हुए चलो, कि कीमतों में गिरावट होने पर, कीमतों में गिरावट होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। कीमतों में गिरावट होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। अब समझना, कीमतों की जो डिमांड है, कीमतों में गिरावट होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे एग्जांपल, जैसे टमाटर है, एक बीच में बड़ा महंगा हुआ था भाई, इसलिए टमाटर आज भी मुझे याद रहता है। तो टमाटर तो मेरे एग्जांपल में आएगा ही। टमाटर है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, गाड़ी है, जमीन है। इनकी यदि हम ये कहें, इनकी कीमतों में गिरावट हो जाए, कीमतों में गिरावट हो जाए, अब समझना, इसकी कीमतों में यदि गिरावट आए तो क्या होगा, मार्केट में मांग अपने आप बढ़ जाती है। तो जैसे ही गिरावट आएगी तो क्या हो जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अभी टमाटर महंगा हो जाए 1,000 रुपए किलो, तो आदमी ऐसे देखेगा, ठीक, बिना टमाटर खा लेंगे है ना। तो ऐसा ही होता है ना, ठीक। अभी वो 500 रुपए किलो हो जाए टमाटर, जैसे अभी 100-150 रुपए में पहुंच गया था टमाटर बीच में,
अपनी दिल्ली में लोग ऐसे देखते थे, मैं मार्केट कभी जाता था तो ऐसे देखते थे, हाँ एक टमाटर कितने का है, क्या साहब 20 रुपये का, क्या बस एक दे दो, एक में ही काम हो जाता है, टमाटर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब जैसे ही सस्ता हुआ वैसे ही तुरंत मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ही महंगा होगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जैसे ही ये सारी वस्तु है, नॉर्मल वस्तु जो है, अगर ये वस्तु महंगी हो गई तो अचानक से मार्केट से इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि अब इसे ऐसे समझो कि एसी की बात करें, फ्रिज की बात करें तो नॉर्मली इनके रेट में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या होता है कि एक भ्रम हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में अगर आप लोग देखेंगे तो एक भ्रम बना होता है कि ठंडी के टाइम पे एसी खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी। ठंडी के टाइम पे अगर हम एसी खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलेगा, फ्रिज खरीदेंगे अगर ठंडी के टाइम पे तो सस्ता मिलेगा, कूलर खरीदेंगे ठंडी के टाइम पे तो सस्ता मिलेगा। ये हम लोगों की इंडियन, वी आर इंडियंस, तो हमारी ऐसी सोच होती है। जबकि क्या है भाई एक चीज बताओ, ठंडी में वो चीज महंगी और सस्ती का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा, फिर चीज का जो प्राइस है वो तो वही रहेगा। मान लो कि 500 रुपये सस्ता मिल जाएगा, 200 रुपये सस्ता मिल जाएगा, लेकिन चिंदी चोरी। तो हम लोगों के यहाँ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एसी के दाम में गिरावट आई तो हाँ चलो भाई ले लेते हैं, गर्मी में काम आएगी, 2-3 ठो ले लेते हैं। कितना, जैसे ही उसके दाम में वो अभी 30,000 की थी, अचानक से वो 25,000 में आ गई, तो हम लोगों ने सोचा वो मार्केट सही चल रही है, 25,000 में है, अभी 2 विंडो एसी लेके रख देते हैं, गर्मी में काम आएगी, गर्मी में घर पे पहुंचा देंगे। ठीक, तो 50,000 रुपए में हमने 2 एसी ले ली, फ्रिज ले लिया। जैसे जो चीज हमें सस्ती दिखाई देती है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जमीन अगर सस्ती मिलने लगी, अगर जमीन का रेट कहीं पर सस्ता है और हमारे पास रेवेन्यू है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम उसे क्या करेंगे, खरीद लेंगे, खरीदेंगे ना। ठीक, कि अभी 100 वर्ग आपको 1 लाख में मिल जा रही, 200 वर्ग 2 लाख में मिल जाएगी, जमीन अच्छी है, एरिया अच्छा है, रोड के किनारे भी है, खरीद लो। खरीद लिया, 10 साल बाद महंगी हो जाएगी। अब समझे आप लोग कि मार्केट में जब इनका रेट कम होता है, जब इनके दाम में गिरावट होती है तो इनकी डिमांड में वृद्धि हो जाती है, और जब मांग में वृद्धि होगी तो कॉमन सी बात है कि क्या हो जाएगा, खरीद में भी वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि तो नॉर्मल सी बात है खरीद में भी वृद्धि हो जाएगी। कॉमन है इतना पॉइंट, क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक, अब देखो दूसरी बात करें, ये चीज क्लियर है कि कैसे क्या चीज की मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कैसे होगी, कैसे क्या चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है ग्रिफिन गुड्स। ये आप हिंदी में भी ग्रिफिन गुड्स ही कर लो, गुड्स, ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये समझो, कीमत में कमी, उसकी मांग में कमी आती है। यदि कीमतों में कमी आ जाए, कीमतों में कमी आ जाए तो उसकी मांग में भी कमी आ जाती है। और यदि कीमत में वृद्धि हो जाए, यदि कीमतों में वृद्धि हो जाए
में भी वृद्धि हो जाती है। जब भी हम यहां पर ग्रिफिन गुड्स की बात करते हैं, ठीक, यदि उसकी कीमत में कमी आई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। यदि उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई तो डिमांड भी बढ़ जाती। ऐसी कौन सी वस्तु है भाई जिसकी डिमांड, अगर कीमत कम हो जाए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है? यहां पर सोचने वाली बात हो गई। ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा आ गया था। इसे अगर आप लोग समझने का प्रयास करें तो बात क्या है, वैल्यूज, आपकी मूल्य कम, डिमांड कम। ग्रिफिन गुड्स में मूल्य कम तो मांग भी कम, मूल्य ज्यादा तो मांग ज्यादा। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस चीज से तो मूल्यांकन ये लग गया होगा कि ये गरीबों की चीज नहीं है। ठीक है कि ये मांग, अगर मूल्य कम होगा, हम लोगों जैसे लोग हों तो ढेर सारा खरीद लाओ। कॉमन है ना कि अगर अपने पास की बात करेंगे तो भाई, अगर मैं कहूं ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक, मेरे पीछे ये मार्कर है, मान लो कि ये मार्कर हमारा खराब हो गया, अचानक से पता चला ये 2 रुपए का मार्कर मिल रहा है इस समय मार्केट में, 10-20 ले लो, 20-30 ले लो, 50 ले लो। यही हम लोग करते ही हैं। हम लोगों के पास जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो जब कोई वस्तु चीज सस्ती होती है तो ढेर सारा ले आओ, और जैसे वो महंगी हो गई तो हम खाते ही नहीं है, हम यूज ही नहीं करते ना कतई ना यूज करते हैं हम तो बिल्कुल है। यही अपने लोगों का पारिवारिक अगर स्तर देखा जाए मिडिल फैमिली का, तो ये चीज बनी रहती है। तो सेम चीज यहां पर अगर हम ग्रिफिन गुड्स की बात करेंगे तो इसे समझना होगा। ग्रिफिन गुड्स में वो चीजें आएंगी जो स्टेटस सिंबल होती है। सिंबल की वस्तुएं शामिल होती हैं, शामिल होती है। और ये किनका स्टेटस की बात हो रही है? ये अमीरों की बात हो रही है। की बात। अब मान लो कि इटालियन मार्बल्स है, हिंदी में लिख लो इटालियन मार्बल, ठीक। अचानक से पता चला इटालियन मार्बल का मूल्य 20 रुपए पर पैकेट है, पैकेट हो गया। उफ, इतना सस्ता, इसे तो कॉमन आदमी भी खरीद सकता है। इसमें क्या आ जाएगा? इसे सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है, सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है। अब जब इसे सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है तो एक रईस, एक रिच पर्सन इसे खरीदेगा क्या? ना। अब ये स्टेटस सिंबल रह ही नहीं गया, तो मतलब इसका मूल्य क्या हुआ है? 20 रुपए पर पैकेट, अर्थात मूल्य में कमी आई है। क्या गई? मूल्य में कमी, ठीक। तो इसकी डिमांड जो हो गई, मांग जो हो गई, मांग भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि यह आम व्यक्तियों की पहुंच में पहुंच गया।
आम व्यक्तियों की पहुंच तक आ गया, तो अमीर के स्टेटस के लायक नहीं रहा। अमीर व्यक्ति के स्टेटस का सिंबल नहीं बन सकता है, सिंबल नहीं बन सकता है। ठीक, अब समझो ग्रिफिन में क्या है, मूल्य कम मांग कम। अभी जैसे मान लो कि ये 2 रुपए की घड़ी है जो हम लोग ठेले से खरीद लेते हैं, इस घड़ी की कीमत कितनी है, 2 रुपए। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत महंगी है, अभी भी 2 रुपए हमारे लिए तो महंगी है भाई, हमारी कीमत ही नहीं उतनी। अब यही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, अब इसे समझो कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलने वाली, मतलब इसके एडिशन में अगर कह दिया जाए केवल 10 से 12 एडिशन ही हैं इसके, और 12 से 15 विश्व में 15 लोगों को ये घड़ी मिलेगी केवल। ठीक, मूल्य क्या है इसका, एक घड़ी की कीमत 50 करोड़ रुपए है। 12 घड़ियां बनाई गई हैं ये वाली, और 12 घड़ी, एक घड़ी का मूल्य 50 करोड़। कॉमन सी बात है। अब ये क्या हो जाएगा, ग्रिफिन गुड्स कहलाएगी। अब इसमें समझो मूल्य ज्यादा है तो मांग भी ज्यादा होगी। 12 की जगह कितने पहुंच जाएंगे, 12 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन मिलेगी कितने लोगों को, 12 लोगों को। तो ये जब आप इस घड़ी को पहन के जाएंगे तो ये घड़ी क्या हो जाएगी, स्टेटस सिंबल। क्या हो जाएगी, ये आपके स्टेटस का सिंबल बनेगी। अब यहीं पर ये घड़ी जैसे मैंने ठेले से ले ली, अब समझो मैंने ठेले से ले ली तो मुझे तो फ्री में मिल गई 2 रुपए की। भाई जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो मैं उठा के फेंक भी दूंगा। क्यों भाई, 2 ही रुपए की तो है यार, और 2 रुपए की कीमत क्या, 100 रुपए के समान है, 100 रुपए के चलेगा जब तक चलेगा। ठीक, तो यहां से समझने वाली बात है कि हम शिक्षक कितने गरीब है, तो हम ग्रिफिन वस्तुएं तो नहीं खरीद सकते। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई कि जहां पर भी स्टेटस सिंबल की बात आएगी वहां पर यह देखा जाता है कि स्टेटस सिंबल इन द सेंस कि जो वस्तु जितनी महंगी होगी वो व्यक्ति के स्टेटस को उतना ज्यादा शो ऑफ करेगी। जैसे कि आपको कार लेने जाना, अचानक से महिंद्रा ने बोल दिया, टोयोटा ने बोल दिया, किया ने बोल दिया कि केवल और केवल इंडिया में हमारी इस कार का एडिशन जो है, फॉर्च्यूनर अभी हमने बनाई है, इस कार का एडिशन केवल और केवल यहां पर 5000 लोगों को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी ग्रिफिन वस्तु, वो क्या हो जाएगी, ग्रिफिन गुड्स हो जाएगी। ग्रिफिन गुड्स मतलब अब उसका प्राइस आप कर दो 1 CR, क्या हो जाएगा 1 CR कर दीजिए। जैसे ही 1 CR मतलब मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी मांग करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। आपने कहा 5000 है, 50,000 आदमी खड़ा है आपके दरवाजे पे, लेकिन आपने कहा साहब 5000 एडिशन था, वो बिक गया, अब आपको नहीं मिल सकती। तो ये फॉर्च्यूनर की गाड़ी क्या हो जाएगी, ये आपके स्टेटस सिंबल के रूप में यहां पर आपसे कनेक्ट हो गई। अब समझ में आया, ग्रिफिन वस्तु जब सस्ती हो जाएगी तो वो स्टेटस सिंबल नहीं हो जाती, वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच में आ जाती है। जैसे मैंने कहा इटालियन मार्बल्स अगर 20 रुपए पर पैकेट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अमीर आदमियों के स्टेटस सिंबल नहीं होंगे। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कभी भी बड़े बड़े घरों में, जब आप लोग कभी भी घर का वीडियो वगैरह देखोगे जो खरीदने के लिए आप लोग प्लान करते हो घर खरीदने का, तो वहां पर कहता है इटालियन मार्बल, जगवार्स, सारा बेसिन वगैरह का सब कुछ, वो सब फिटिंग और ये सब लाइटिंग वगैरह, तो वो लोग बताते हैं अलग अलग कंपनियां। तो वो क्या है, वो कंपनियां नहीं है, वो आपके स्टेटस सिंबल है कि आप ग्रिफिन गुड्स में हैं, आपको फील कराया जाता है और उसके एवज में आपसे ठगाई होती है। तो यहां पर क्या हो गया कि जब मूल्य कम होगा तो मांग कम हो जाएगी अपने आप ही, और जैसे मूल्य ज्यादा होगा तो मांग भी आपकी यहां पर ज्यादा हो जाएगी। ये होता है ग्रिफिन, और ये किनके लिए शो किया जाता है, ये स्टेटस सिंबल के लिए होता है।
जैसे आपने जगुआर का कमोड लगा दिया, तो भैया मैं तो 100 रुपए वाले कमोड में भी हम लोग जाते ही है फ्रेश होने हैं। तो अब जगुआर का वॉश बेसिन आपने लगा दिया, भाई धुलना तो मुंह ही है भाई। जगुआर के आपने नल लगा दिया, टैप जो आता है ना, टैप आपने यूज किया, जगुआर का फिटिंग है वहां पर, ओ भाई बड़ा अच्छा है। अब हम लोगों ने देखा, हम लोग गरीब टाइप के आदमी कहाँ देखते हैं, वो जगुआर है यार, बड़े आदमी, बहुत स्टैंडर्ड आदमी। अब वो आपको दिखाने के लिए लगाया गया, दिस इज ए स्टेटस सिंबल। आप समझ में आया? एकदम देहाती भाषा में समझा करो, गांव की भाषा मस्त रहोगे एकदम, ठीक। अब आते हैं ज्वाइंट गुड। ज्वाइंट गुड की बात करते हैं। अब एक वस्तु की मांग में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु की मांग में वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। अब इसको थोड़ा आप सोचो, तब तक मैं पानी पीता हूं। तो यहां पर क्या बात हो रही थी, ज्वाइंट गुड्स की बात हो रही थी कि एक वस्तु की मांग में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसी वस्तुएं ज्वाइंट्स गुड्स कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट, जैसे अगर हम लोग ज्वाइंट गुड की बात करें तो पेट्रोल की अगर बात कर लें, एग्जांपल से समझो। पेट्रोल जैसे कि पेट्रोल की मांग में वृद्धि होती है तो मार्केट में यदि पेट्रोल की मांग में वृद्धि होती है तो मूवी ऑयल के मांग में भी वृद्धि हो जाती है। तो मूवी ऑयल के मांग में भी वृद्धि हो जाती है। समझ आया कि यदि मार्केट में पेट्रोल के मांग में वृद्धि होगी तो मूवी ऑयल की मांग में भी ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है। इन्हें कहा जाता है ज्वाइंट्स। एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने से दूसरे वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, उन्हें कहा जाता है ज्वाइंट गुड्स। अब आता है लास्ट में व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, आते हैं इसके अंतर्गत। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात कर लो। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अपने यहाँ क्या है, फ्रिज, एसी, टीवी, मिक्सी,
ओवन, लाइट, बल्ब, ये सभी क्या है? ये आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। इसका मतलब है कि ये सभी किस में आते हैं? ये व्हाइट गुड के दायरे में आपके आते हैं। इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जिनको मार्केट के बारे में जो ये पॉइंट आज बताए गए आप लोगों को, जिनको ना समझ में आए वो भी कमेंट करिएगा कि क्या चीजें नहीं समझ में आई। कोशिश रही है मेरी कि आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास हमेशा रहता है। उसी क्रम में मैं हर बार प्रयास करता हूं कि आप लोगों को हर चीजें सिंपल से साधारण भाषा में, आप लोगों को चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो सब्जेक्ट मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं उसमें यही मेरा एक प्रयास रहता है कि सिंपल से सिंपल हो जाए। क्योंकि सिंपल हो जाएगा, एक बार में आपके दिमाग में चढ़ गया तो पेपर में अच्छे से आप लोग करके आ जाओगे। और अगर दिमाग में नहीं चढ़ा, कम समय में मैंने बता भी दिया और दिमाग में भी नहीं चढ़ा, तो टाइम तो आपने मेरे साथ किल कर ही दिया। जो टाइम था वो 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो था वो तो टाइम किल कर दिया, लेकिन उसका आउटकम क्या है? 0। तो मैं एक चीज आप लोगों को समझाता हूं कि जब आउटकम 0 हो तो इसका मतलब है कि आप लोग अपनी गड़बड़ दिशा में जा रहे हो। तो हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज हो वहां पर संवाद जरूरी है, डिस्कशन जरूरी है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, और जिनको पसंद आया करे वो लाइक भी थोड़ा सा कर दिया करो अगर आप लोगों को सही लगता है तो। वैसे कोई इतना इशू नहीं बनेगा कि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक। और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी लगता है कि हाँ आप लोग मेरी चीजों को पसंद कर रहे हो, मेरी चीजों को आप लोग लाइक कर रहे हो, तो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।